Hello, I am Vijay Tripathi, PGT Commerce. Today you have to teach about CBSE class 12 business studies. So there are two parts, first part and second part. So here topic principles of management. So I hope that you will try to understand this topic. तो आज मैं इसको लेके बात करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को लेके बात करूंगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वाई द हेनरी फ्यूल एंड एफडब्ल्यू टेलर। तो मैं मान के चलता हूँ या केस स्टडी की क्वेश्चंस काफी आते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। तो मैं इसमें केस स्टडी को लेकर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल ने दिए थे उसके 14 जो प्रिंसिपल्स थे उसको केस स्टडी को लेके मैं बताऊंगा। चलिए जी हाँ, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज का है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर्स में इसका मैनेजमेंट्स का इंट्रोडक्शन बताया गया था। व्हाट डू यू मीन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। मैनेजमेंट्स को यहाँ पर साइंस के और प्योर साइंस को रिगार्डिंग बात किया था कि मैनेजमेंट इसे आर्ट है क्या है, उसको लेके फर्स्ट चैप्टर में बात किया गया था कि किस तरीके से मैनेजमेंट्स में यहाँ पर करते हैं, मैनेजमेंट क्या रिजिड होते हैं कि यहाँ किस तरीके से होती है। तो वो फर्स्ट चैप्टर में था। यहाँ पर इसके प्रिंसिपल्स को शो किए गए बहुत सारे जो इसका केस स्टडीज को लेके बात कर रहे हैं। तो केस स्टडीज को हम यहाँ बताएंगे कि किस तरीके से केस स्टडीज करेंगे। तो ये हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू के बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स थे, हेनरी फ्यूल ने 14 जो अपने प्रिंसिपल्स दिए थे और एफडब्ल्यू टेलर जिनको कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स के लिए कहा जाता है, तो वो हम यहाँ हम बताएंगे, आपको शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर स्क्रीन में ये मैं स्क्रीन को और बड़ा कर दिया मैंने जिससे कि आपको सही समझ में आए कि क्या स्क्रीन में है और क्या नहीं है। ये आपको लिखा हुआ मैं बताऊंगा और इस केस स्टडीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से ये हमको करना है। तो जी हाँ, तो आइए हम ये इसमें देखते हैं। चलिए, तो हम यहाँ लौट करके फिर आ गए वापस और इसमें ये बताएंगे आपको कि एनसीईआरटी का जो केस स्टडीज किया गया है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस तरीके से करना है हमको, ये यहाँ समझना पड़ेगा। तो यहाँ चलिए हम बताते हैं कि यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा कि लिखा हुआ है उसका मैं पूरा ट्रांसलेट करके बताऊंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया है, किस तरीके का केस स्टडी आता है। जैसा कि आपको प्यारा दिया जाता है इंग्लिश सब्जेक्ट में, उससे क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। सेम ऑल्सो दिस टाइप से यहाँ केस स्टडी है, यहाँ पर कोई स्टोरी टाइप का दे दिया जाएगा कि किस तरीके की स्टोरी दिया है, उसमें मैनेजमेंट किस तरीके का हो रहा है, हेनरी फ्यूल या एफडब्ल्यू टेलर के कौन से प्रिंसिपल्स को यहाँ शो किए गए हैं, वो यहाँ पर इंटेजिबल होगा। जो आपको यहाँ पढ़ने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि बच्चे क्या विशेषकर प्रॉब्लम आ जाती है उनका केस स्टडी को लेकर के कि केस स्टडी क्या है, व्हाट इज केस स्टडी। लेकिन मैं मान के चलता हूँ केस स्टडी इज वेरी सिंपल पार्ट, क्योंकि केस स्टडी को समझने के लिए सबसे पहले हमको चैप्टर को समझना पड़ेगा। चैप्टर्स का आपको डीपली नॉलेज पूरा है तो आप बड़े आराम से इसको कर पाते हैं। तो यहाँ चलिए हम चलते हैं, इसमें केस स्टडी को लेकर के बात करते हैं। तो ये यहाँ पर एफ लिमिटेड है। एफ लिमिटेड के बारे में कोई बातें यहाँ शो की जा रही, बताई जा रही है कि एफ लिमिटेड वॉज द इसमें एफ लिमिटेड है वो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड द सेलिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स अंडर ए पॉपुलर ब्रांड। एक पॉपुलर ब्रांड है, एक किस बात का पॉपुलर ब्रांड है कि एफ लिमिटेड है जो खाद्य का जो प्रक्रिया में लगी हुई है वो व्यवसाय कर रही है तथा अपने उत्पादों के लिए नामी ब्रांड में ये बेच रही है, नामी ब्रांड में इसको जाना जाता है। लेटली द बिजनेस वाज द एक्सपेंडिंग ड्यू टू गुड्स ऑफ क्वालिटी एट द रीजनेबल प्राइस। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अब उसका जो व्यवसाय है उसका उत्तम गुणवत्ता उचित मूल्य के कारण उसका क्या हो रहा था, ये मूल्य के कारण फेल हो रहा था। तो यहाँ पर ये बताई जाएगी क्योंकि रीजनेबल उसकी प्राइस थी, ऑल्सो विद द मोर पीपल द वर्किंग, यानी यहाँ पर जो उसका जो प्राइस है ज्यादा प्राइस था
so more people working the market for the processed food, है ना, इंक्रीज। तो इंक्रीज था क्योंकि वो मार्केट में जो कई लोगों के साथ बना करके काम कर रही है, उसमें बहुत सारे पीपल्स काम कर रहे हैं, तो उसका जो रेट था प्रोसेसिंग को लेकर के वो कैसा हो गया था, इंक्रीज हो गया था। तो खाद्य की प्रक्रिया में लगे, कई कार्य में लगे लोग थे जो बाजार में खाद्य पदार्थों को लेकर के काम कर रहा था, इस कारण उसका जो प्रोसेसिंग थी वो प्राइस में इंक्रीज हो रही थी। तो प्लेयर्स वर द आल्सो कमिंग टू कैश इनटू द न्यू ट्रेंड order to keep the market share in the short term company. Yes, directed the exacting the workforce to work over time the what this the, ये इस तरीके का यहाँ पर जो दिया गया है आप पढ़ रहे होंगे, है ना, what this is the resulted in the many problems due to increased pressure of work, the efficiency of the workers. Yes, the client the sometimes the subordinates had to work for more than the superior, resulting in the declining efficiency. तो यहाँ पर जो बताई जा रही बात है कि जो भी खाद्य प्रक्रिया में पदार्थों के साथ बाजार में बढ़ रहा था, इस नए चलन से लाभ उठाने के लिए नए नए लोग इस व्यवसाय में आने लगे। अल्प अवधि के लिए यानी अल्प समय के लिए, कुछ समय के लिए बाजार में अपनी हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपनी वर्तमान कार्यबल को अतिरिक्त समय करने का आदेश दिया। लेकिन इसमें कई समस्या पैदा हो गई, मेनी टाइप्स प्रॉब्लम्स हो गई। यहाँ जो प्रॉब्लम्स बताई जा रही, किस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई कि इंक्रीज होने से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर वर्क ऑफ इफिशियंसी टू वर्कर्स, यानी वर्कर्स में यहाँ पर डिक्लाइन हो गए। क्यों हो गए? लेकिन इसमें कई समस्या पैदा हो गई। कार्य का भार बढ़ जाने से कमियों की क्षमता में कमी आ गई और अभी भी अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, एक से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्य करना पड़ता था, जिसमें कार्य कुशलता में उनकी कमी आ गई। तो इनकी जो कार्य कुशलता में प्रेशर पड़ने से क्या हुआ, एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स डिक्लाइंड द एफिशिएंसी। फिर आप क्या बोल रहे हैं, द डिवीजन दैट द वर्क द previously working on the product were also made to the worker two or more products, यानी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए उनको लगा दिया गया। तो यहाँ हुआ क्या कि जब कार्य करना पड़ता था जिसमें कार्य कुशलता में कमी आ गई, जो विभाग एक उत्पाद में लगे थे अब उन्हें दो या दो से अधिक उत्पादों को या प्रोडक्ट को करना पड़ रहा था। पहले क्या हो रहा था कि जो डिपार्टमेंट थे उनके सेपरेटली थे, उनको जो प्रोडक्ट करना पड़ता था वो अकेले करना पड़ता था। अब क्या हो गया, इससे दो या दो से अधिक विभाग उनके डिस्ट्रीब्यूशन कर ले हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, अलग अलग उनके विभाग जो थे। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि एक ही विभाग में दो या दो से अधिक प्रोडक्ट उनको बनाने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर ये चीज आई, यहाँ पर किस तरीके से प्रोडक्ट हो रहा है। तो दिस रिजल्टेड ए लॉट ऑफ द ओवरलैपिंग एट द वेस्टेज, और यहाँ से इससे क्या हुआ कि इससे काफी अति व्यापक बर्बादी हुई, क्योंकि प्रोडक्ट जब ज्यादा दो या दो से अधिक उसमें डिपार्टमेंट में अधिक से अधिक काम कराया जाएगा तो क्या होगा, ऐसा ही होगा, फिर काम सिस्टमेटिकल नहीं होगा। और उसके बाद में यहाँ रिजल्ट जो और आगे आया वो क्या रिजल्ट आ रहा है कि दिस लॉट ऑफ द ओवरलैपिंग ऑफ वेस्टेज, द वर्कर्स वर द बिकम द इनडिसिप्लिन्ड, और वर्करों में क्या आ गया, इनडिसिप्लिन्ड हो गया, इनडिसिप्लिन्ड। ये पॉइंट मेन है, यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। स्पिरिट ऑफ द टीम वर्क विच हैड द, तो यहाँ पर और आगे क्या हुआ कि इसके बाद में अनुशासनहीनता आ गई और समूह में कार्य कर रहे थे, उनकी भावना पहले से कंपनी में विशेषता थी कि अच्छी भावना के साथ काम करते थे। जो समूह में कार्य करने की भावना जो पहले कंपनी की विशेषता थी, अब उसका ह्रास प्रारंभ हो गया, यानी सामूहिक रूप से, यानी टीम वर्क, यानी स्पिरिट टीम वर्क जो था, स्पिरिट टीम वर्क का मतलब कि सामूहिक रूप से टीम की तरह जो कार्य करते थे, वो भावना अब उनकी क्या हो गई, जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, विशेषता थी, वो इनकी क्या हो गई, अब खत्म हो गई कंपनी की, है ना। प्रीवियसली जो पहले थी बिगनिंग ऑफ द मैन, ये पहले था जो। तो वर्कर्स का फीलिंग था, यहाँ पर क्या हो रहा है, चिटेड इन द इनिशिएटिव वाज द डिक्लेयर्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर और इसके बाद में क्या होगा कि श्रमिकों को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो रहा है, यानी चीटिंग हो रही है ना, क्या हो रही है, चीटिंग हो रही। तो उनको वर्करों से क्या लग रहा था, उनको फीलिंग हो रही थी कि भैया हमारे साथ कहीं चीटिंग तो नहीं किया जा रहा, कोई और की बात तो नहीं है। तो इस तरीके का डिक्लेयर्ड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर और क्या हो रहा है, जब इस तरीके का
मालूम पड़ा कि पहले की जो क्षमता थी उसमें कमी आ गई, माल की गुणवत्ता में क्या आ जाएगी, गिरावट आने लगी, है ना। और बाजार में जो उनकी भागीदारी थी वो क्या हो गई, उनकी अब कम हो गई, है ना। तो यहाँ बाजार में भागीदारी वो क्या थी, डिक्रीज हो गई, यानी उसकी भागीदारी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर गुड जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो यहाँ पर गुड मैनेजमेंट नहीं है। तो गुड मैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन थे, डिवाइड किए जा रहे थे डिपार्टमेंटों का, वो डिपार्टमेंट को कुछ भी कराने लगे, किसी तरीके से काम चलने लगा, जबकि ऐसा नहीं होता है कि डिपार्टमेंट को जब बनाया जाता है तो सेपरेटली एक डिपार्टमेंट में जिस प्रोडक्ट को कराया जाता है वो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली द कंपनी हैड द implemented changes without the creating the required infrastructures। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पर जो ये दे रहे हैं इसमें ये हो रहा है कि वास्तव में कंपनी में परिवर्तन क्या हुआ, यहाँ पर चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, परिवर्तन लागू कर दिए गए, जबकि उसके पास आवश्यक कोई भी आधारभूत ढांचा नहीं था, यानी विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो चेंजिंग किया उसके लिए, चेंज करने के लिए कोई खास आधारभूत उसके पास कारण नहीं थे, जो ये सब उसने किया। अब यहाँ से आगे आपके क्वेश्चन चालू होती है कि ये जो पैराग्राफ ऊपर दिया गया था उसमें आपको क्या दिया गया था। तो आइडेंटिफाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट out of 14 given by the Henry Ford that were the being the evaluated by the company। आपको यहाँ evaluated by the company यानी आपको यहाँ ये बताना है कि हेनरी फ्यूल के जो 14 सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, प्रबंधन के उन सिद्धांतों को पहचान करना है जिनका भी कंपनी ने उल्लंघन किया है। क्या किया है, उल्लंघन किया है, उन्होंने उसको गलत तरीके से मिसयूज किया है, गलत तरीके से माना है। तो हम यहाँ चलते हैं कि क्यों कौन से थे। चलो हम यहाँ बताते हैं कि पहले वाले क्वेश्चन का जवाब जब केस स्टडी में लिखना चालू करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने ऊपर आपको बताया था कि केस स्टडी में लेके जो बात किया था, तो इस केस स्टडी के अंदर यहाँ सबसे पहले पॉइंट तो ये आया कि यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क। तो उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था डिपार्टमेंटों का, उसमें एक ही डिपार्टमेंट में 1, 2 और मोर प्रोडक्ट को, यानी एक ही विभाग में जहां पहले एक ही प्रोडक्ट को बनाया जाता था, अब वहां क्या करने लगे, वो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट को बनाने लगे। अगला पॉइंट क्या है, इसमें ये आ रहा है कि इसमें यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मीन्स क्या होगा, आदेश की एकता, यानी जो बॉस है वो बहुत से लोग उनको कमांड करने लगे, जबकि ऐसा होता है कि वन बॉस जो होता है वही हम उसकी कमांड सुनते और काम करते हैं। इससे क्या हो जाता है, डिपार्टमेंट में लगे हुए जो एम्प्लॉयज हैं वो उनमें उनका जो मेंटली है वो सही से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे और वो समझ नहीं पाएंगे कि मुझे किसका बात मानना है। तो इस तरीके से आदेश की एकता में उन्होंने इस चीज का भी एक उल्लंघन किया, जो उन्होंने इस मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो नहीं किया, जिस कारण ये वहां पर प्रोडक्ट भी डिक्रीज हो रही है, उनकी क्वालिटी भी गिर रही है और मार्केट में उसकी जो पोजीशन है वो भी डाउन हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट से आ रहा है यहाँ पर डिसिप्लिन को लेकर के बात की जाए, तो डिसिप्लिन स्वाभाविक है कि डिसिप्लिन को अनुशासन कम हो गई, जब उनमें इस तरीके की हीन भावना आएगी तो उनमें डिसिप्लिन का ये बात हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ आया क्या, स्पिरिट डी क्रॉप्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि सहयोग की भावना, यानी सहयोग की जो भावना पहले थी उनकी, वो सहयोग की भावना क्या हो गई, कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आया रेम्युनरेशन। रेम्युनरेशन का क्या मतलब होता है, उनकी पारिश्रमिक, कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक या उनको दिए जाने वाला काम के बरतने में मूल्य जो दिया जाता है वो। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है आपका, सबऑर्डिनेशन टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर जो बात आ रही है कि सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण करना। फिर इसके बाद में इनका पॉइंट आया इनिशिएटिव माने पहल क्षमता, उनकी जो उनके किसी प्रकार के इनोवेटिव जो आइडियाज होती है या उनके कोई सुझाव होते हैं कर्मचारियों को, वो उन्होंने नहीं सुने। जबकि हमें ऐसा मानना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉयज ऐसा है, उसके सुझाव बहुत अच्छे हैं, उसके कोई इनोवेटिव आइडियाज या थॉट बहुत अच्छी है रिगार्डिंग
प्रोडक्ट को लेकर के या फर्म को लेकर के जो अचीवमेंट अच्छा गोल कर सकता है, तो उसकी बात का भी उसको हमें वेलकम करना चाहिए। यस वी वेलकम दिस टीचर्स। तो इस तरीके के यहाँ पर ये बताए गए हैं। अब मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि उसमें बोला गया है कि अगर इस तरीके के किए गए हैं तो इनको आप एक्सप्लेन भी कीजिए। तो एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर नीचे बहुत सारे दिए गए जो मैं बता भी चुका हूँ। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क ये दिया गया है, डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क में यहाँ पर ये चीजें आ गई। पहले ये आ गया डिवीजन ऑफ वर्क। बी पॉइंट का था कि अगर इस तरीके के कोई इसमें किए गए तो इन सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णन करना है, आपको एक्सप्लेन भी करना है। तो डिवीजन ऑफ वर्क ये आ गया, जो आपको बता चुका हूँ कि इट स्टेट्स दैट वर्क शुड बी द डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट्स इन एंड द ईच वर्कर शुड बी द मेड ऑफ द परफॉर्म द पर्टिकुलर पार्ट respectively. This leads to the specialization and the effective performance. तो यहाँ पर जो बताया गया था कि क्या था, यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क को लेके बात किया कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉल टास्क इन यूनिट्स एंड इंटरेस्टेड असाइन्ड। जो भी उनको दिया जाना है, स्मॉल टास्क दिया जाना है, तो वो उस तरीके से करना है। ये डिवीजन ऑफ वर्क के बारे में प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल ने बोला था। तो हेनरी फ्योल के बारे में एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। हेनरी फ्योल के बारे में हिस्ट्री नहीं मालूम होगा, हिस्ट्री को लेके हम बात करें तो हेनरी फ्योल वाज बोर्न in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as a engineer in a coal mining company in 1888. He was the prompt as a managing director of the company. At that time, the company was in the situation of insolvency. यानी insolvency मतलब होता है कि दिवालिया की स्थिति में थी, वो बिल्कुल नीचे की कगार पर थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उसकी बहुत ज्यादा। So he accepted the challenges and applied his managerial techniques to bring out of company from the situation and success. When he retired after 30 years, the company was the leading coal steel company with strong financial background. तो इस तरीके के फाइनेंशियल बैकग्राउंड में उन्होंने काम किया था। जो ये कंपनी थी वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में थे, उसमें इंसॉल्वेंसी के रूप में था कंपनी, बहुत नीचे की कगार पर खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स लेवल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ या फिर ट्रेड की, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये क्या हो गया, आदेश की एकता। तो मैंने आपको बता दिया था कि आदेश की एकता होना चाहिए। अगर कोई बॉस है तो एक ही बॉस ऊपर होना चाहिए जो उसकी बात माने, यानी इस तरीके से चेन इसके अंदर जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही। इसी प्लान के लिए की बात मैंने किया कि स्टेट दैट द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट मस्ट बी द उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी है वो उसको फॉलो करना चाहिए। एग्रीमेंट जो होगा उसको ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, तो अनुशासन हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों तथा प्रबंधन दोनों को रोजगार समझौते के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आ गया, ये वाला क्या है, स्पिरिट डी क्रॉप्स का मतलब क्या होगा, सहयोग की भावना। तो सहयोग की भावना कैसी है, दिस प्रिंसिपल द promotes a feeling to team spirit among the employees of the organization. This help a lot in achieving organizational goals. यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों तथा प्रबंधन दोनों को एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए ताकि संगठनात्मक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन को लेकर के, यानी पारिश्रमिक को लेकर के, कर्मचारी पारिश्रमिक कैसे क्या देना है। तो दिस प्रिंसिपल द तो एडवोकेट्स दैट द एम्प्लॉयज शुड बी द, है ना, शुड बी paid fair wages and the salaries so that they can have the reasonable standard of living, and also this level of wages and salaries should be the within the paying capacity of the employer. तो यहाँ पर ये बात बोली है कि इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारियों पारिश्रमिक कर्मचारियों की संगठन दोनों के लिए संतोषजनक होना चाहिए। यानी ऐसा भी नहीं कि हम उनको सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं उनको जरूरत काम से ज्यादा उनको हम सैलरी दे रहे हैं, ठीक है ना, काम किससे ज्यादा उनको सैलरी तो नहीं दे रहे हैं, ये बात को ध्यान रखना है। तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए, वो भी संतुष्ट रहे, हम भी संतुष्ट रहे, आई एम एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयज। सो कर्मचारियों को इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि कम से कम
उनका जीवन स्तर तर्क संगत हो सके, लेकिन साथ ही यह कंपनी की भुगतान क्षमता की सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये पॉइंट था यहाँ पर। इस पॉइंट के जरिए ये बात बताई जा रही है कि किस तरीके से क्या किया गया है इसमें। तो ये इसकी डिटेलिंग थी। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट को लेके ही बात करें कि अगला पॉइंट आ गया यहाँ पर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगला पॉइंट ये है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, यानी सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। तो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द इंटरेस्ट द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ऑलवेज द यानी सुपरसीड्स इन द इंटरेस्ट ऑफ एनीवन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो इस सिद्धांत के अनुसार कर्मचारी विशेष हितों की तुलना में संगठन के हितों की प्राथमिकता देनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द क्वालिटेटिव जो दिया गया है यहाँ पर, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोल रहे हैं? टैल क्षमता इसको बोलते हैं हिंदी वर्ड, जो डिफिकल्ट लेवल है। हम यहाँ पे सुझाव भी बोल सकते हैं, कोई उसके विचार भी बोल सकते हैं, या उसके जो कोई भी इनोवेटिव आइडियाज हैं या कोई उसके दिमाग में है ऐसी चीज, तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। द फोकस ऑफ दिस प्रिंसिपल इज इनकरेजिंग एम्प्लॉयज टू डेवलप एंड द कैरी आउट द प्लान फॉर द ब्रिंगिंग अबाउट improvements in the functioning of the organization। तो यहाँ पर बोला है कि इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज को सुधार के लिए अपनी योजनाएं जो उसने प्लानिंग की है, किसके लिए? विकास के लिए, डेवलप के लिए, एवं उसको लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसको वेलकम बोलना चाहिए कि यस यू वेलकम, आपने इनोवेटिव आइडिया दिया, किसके बारे में? हमें कंपनी को इम्प्रूवमेंट करना है, इसके बारे में। तो ये सारे आइडियाज जो दे रहे हैं उनको हमें करना है। नेक्स्ट पॉइंट्स यहाँ पर अगला आ रहा है, तो इस तरीके के इन्होंने बताया किस तरीके से क्या बोल रहे हैं कि द कंपनी शुड बी टेक द फॉलोइंग स्टेप्स द इमीडिएटली ऑफ रिस्टोर द कंपनी टू इट्स ग्लोरी। तो यहाँ पर ये बोला है कि कंपनी की पुरानी शान को वापस लाने के लिए कंपनी प्रबंधन को तुरंत निम्न कदम उठाने चाहिए। अगर हमें दोबारा स्टेप नहीं लेंगे, कंपनी हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएगी। तो इसको लेकर के उन्होंने लेके बात किया। ये थर्ड क्वेश्चन था, जैसा कि वहां पर दिया गया है थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखें, ये थर्ड क्वेश्चन था, यानी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया था, ये देखें, ये थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन को लेके जो बात किया उन्होंने, ये दिया है व्हाट इज स्टेप शुड बी द कंपनी, ये दिया है मैनेजमेंट टेक द रिलेशन टू द अबव प्रिंसिपल्स टू रिस्टोर द कंपनी टू दिस पास्ट ग्लोरी। यानी उसकी जो पास्ट ग्लोरी थी, पास्ट ग्लोरी का मतलब उसकी जो पुरानी शान शौकत थी, तो उसको वापस लाने के लिए हमें कौन से कदम उठाना है? कौन से कदम उठाना है? हमें वो कदम उठाना है जिससे कि उसकी पुरानी फिर वापस शान आ जाए। तो उसके लिए जो जो आपने अभी प्रिंसिपल्स को शो नहीं किए, जो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए, वही आपको फॉलो करना है। सीधी सी सिंपल सी बात है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ पर इस केस स्टडी को लेके बात किया मैंने, इस पॉइंट को लेकर के। तो पहला पॉइंट यहाँ आ रहा है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। हमने ऊपर डिवीजन ऑफ वर्क की बात किया था, भाई आप स्टेप क्या लिख देना है। तो इसमें क्या होगा, कोई केस स्टडी इतना तो टफ हुआ नहीं है ना। तो प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क अमॉन्ग द वर्कर्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सही रूप में कार्य का विभाजन किया जाना चाहिए जो कि कर्मचारियों की क्षमता के आधार पर हो, यानी उनकी कैपेबिलिटी, उनकी फिजिकल फिटनेस, उनका मेंटली। अब मैंने ये लगा दिया कि एक बहुत हल्का सा, एक छोटा सा, या उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है और उसको हम बड़े काम पर लगा देते, क्या वो काम को कर पाएगा? लो, तो उसका फिजिकल भी देखना, उसका मेंटल भी देखना, उसको मशीनरी के बारे में नॉलेज है कि नहीं है, उसको टेक्निक्स के बारे में जानकारी है कि नहीं है, तो उसकी पोटेंशियल या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको कार्य पे लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि क्या फॉलो करना है जिससे कि उनकी क्या आ जाए, पास्ट ग्लोरी जो है, ये उनकी शान शौकत है, वो वापस आ जाए। उसके लिए हमें ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स को हमें फॉलो यहाँ पर हम कर रहे हैं। जो स्टेप्स को हम लोग पर फॉलो नहीं की थी, यहाँ पे फॉलो हम कर रहे हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, इट शुड बी द, है ना, एंश्योर दैट वन वर्कर शुड बी द रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन प्लेयर एट गिवन टाइम।
तो यहाँ पे लेके क्या बात किया कि इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि एक अधीनस्थ केवल एक ही अधिकारी का आदेश प्राप्त करेगा। तो ऊपर से जो आदेश उसको मिल रहा है, जो ऑर्डर मिल रहा है, वो दो या दो से अधिक लोगों से मिल रहा है, तो वो इसमें रहता है कि हमें किसका कार्य करना है, इनका करना है कि इनका करना है। इसका मतलब है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे इस रूल्स को फॉलो करना है, उसके प्रिंसिपल्स को क्या फॉलो करना है कि वन वर्कर शुड बी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। जो उसका बॉस है, वो एक बॉस होगा उस डिपार्टमेंट का, उसका एट ए गिवन टाइम, एक ही टाइम पर उसका आदेश को मानना है। तो यहाँ दिया था। नेक्स्ट इज प्रॉपर कंपनसेशन शुड बी द पेड टू ऑल एम्प्लॉइज। यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि सभी जो कर्मचारी एम्प्लॉयज हैं उनको सही पारिश्रमिक दिया जाए। जैसा कि हमने ऊपर पॉइंट में बताया था कि सही पारिश्रमिक का मतलब ये है कि कंपनी को भी नुकसान ना हो और उसकी भी संतुष्टि हो जाए, तो बैलेंसिंग में देना उसको। नेक्स्ट ये होगा थर्ड पॉइंट, जो स्टेप आपको फॉलो करनी है, फोर्थ फॉलो क्या करनी है, मोटिवेटिंग एंड डिसिप्लिन इन्वायरमेंट शुड बी द डेवलप इन द कंपनी। यानी यहाँ पे क्या करना है, कंपनी में उनको उत्साहित यानी अभिप्रेरणा को और अनुशासित वातावरण का विकास किया जाना चाहिए। यानी अनुशासन करना है तो हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर किसी कार्य को हमें करना है तो मोटिवेट का मीन्स क्या है कि किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए उकसाना, ना कि ये कहना कि हम तुम्हें नौकरी से बाहर कर देंगे, हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति इस तरीके की बात करता है कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में है और उसको बार बार डांटा जाता है, बार बार उसको परेशान किया जाता है, बार बार पुश किया जाता है, तो वो मेंटली रूप से आपका नुकसान और करने लगेगा। चाहे ऐसे और कर्मचारी आए हैं वो भी इस तरीके कार्य करेंगे। तो हमको मोटिवेट, पॉजिटिव मोटिवेट करना है। तभी डिसिप्लिन आप उस इन्वायरमेंट में अपनी कंपनी के विकास के लिए कर पाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि कंपनी में मोटिवेशन और डिसिप्लिन इन्वायरमेंट का विकास किया जाना चाहिए, अदरवाइज कंपनी नहीं चल पाएगी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये लास्ट पॉइंट है जो यहाँ स्टेप आपको फॉलो करनी है। क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम द वर्कर्स शुड बी द वेलकम। यानी उसके जो क्रिएटिव आइडिया कोई है, इनोवेटिव आइडियाज है, तो उसका क्या करना है, वेलकम करना है। ये नहीं कि वो वर्कर है, वो तो छोटा वर्कर है, उसके बारे में क्या जानकारी होगी, आई एम MBA, मैं तो MBA हूँ, ये मुझे बता रहा है मैनेजरियल प्रैक्टिस कैसे होती है। उसके आइडिया को हमें नहीं मानना है, अपने आइडिया को ही फॉलो करना है। ऐसा नहीं है। एक छोटा सा मैकेनिक होता है तो कभी कभी वो मशीन के टूल्स मशीनरी से नहीं खोल पाते हैं कभी कभी, लेकिन एक छोटा सा कर्मचारी उस मशीन को तुरंत ही अपने हुनर से ठीक कर देता है। तो यहाँ पर टेकन केयर एंड द लिंक विद कंपनी ऑब्जेक्टिव। तो कहने का मतलब ये होगा कि जो भी उसके हैं कर्मचारियों की ओर से आने वाले अच्छे विचारों का स्वागत किया जाना चाहिए और उनके हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपको मैंने ये समझाए और मुझे लगा ये आ गए होंगे। तो आपका यहाँ 3 पॉइंट पूछे गए थे, ये 3 पॉइंट थे। ये 3 पॉइंट ये अच्छे मार्क्स में आता है, लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका ये ध्यान देना है, आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन तक चला जाता है, ये ध्यान देना है आपको। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन थे वो आपको समझना है कि 3 स्टेप यहाँ बताई गई थी। एक तो स्टेप ये थी और क्वेश्चन में जो दी गई थी वो आपको करनी है। और ये क्वेश्चन में जरूर आता है, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी ही ज्यादातर आती है। लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 50% लगभग केस स्टडी का पार्ट रहता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ये ऊपर पैराग्राफ दिया था, ये पॉइंट था, इसमें आइडेंटिफाई करना था प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को लेकर के। बी पॉइंट था एक्सप्लेन दीज प्रिंसिपल्स इन ब्रीफ। इनको प्रिंसिपल्स जो दिए गए जो 14 प्रिंसिपल थे, ये जरूरी नहीं कि ये 14 प्रिंसिपल्स पूरे में पैराग्राफ में थे। जो जो प्रिंसिपल्स का उन्होंने उल्लंघन किया था हेनरी फोर्ड के द्वारा, वो प्रिंसिपल्स को जो फॉलो नहीं हुए इसमें, वो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। और जो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन किए वही आपका अपोजिट में यहाँ बता देना है।
कि भैया इनको हमें फॉलो करना चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल्स को या फॉलो करा दो। अभी जो थे पूरे पूरे फॉलो करा दो। सबसे पहले यहाँ आपको ढूंढना है बस कि ये प्रिंसिपल्स यहाँ फॉलो से फॉलो हो रहा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनको ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले इसका थ्योरी अवश्य आना चाहिए। अगर आपको इसका थ्योरी नहीं आता है, आपने उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप इसमें नहीं समझ सकते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, और आप इसका सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या क्या इसके महत्व हैं। यहाँ पर फ्यूल के जो प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं, डिवीजन ऑफ लेबर या डिवीजन ऑफ वर्कर है ना, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑफ जनरल इंटरेस्ट, रेम्युनरेशन एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन है ना। सेंट्रलाइजेशन माने जैसे कि केंद्र सरकार हमारी नरेंद्र मोदी जी बैठी है, डिसेंट्रलाइजेशन का अगर हम इसको एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा माने तो यहाँ पे स्टेट्स के जितने भी सीएम या चीफ मिनिस्टर हैं, इनके बीच में आपस में तालमेल कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। इसी प्रकार से टॉप लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, इनके बीच में आपस में तालमेल या आपस में बैलेंस जरूर रहना चाहिए। तो इसमें एक मैनेजमेंट में यही बताया गया था, स्केलर चेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ऑर्डर है, इक्विटी है यहाँ पर, और ये बहुत सारे इस तरीके से वो दिए गए हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट को लेकर के जो बात किया तो वो एफ.डब्ल्यू. टेलर का था, ये है ना, एफ.डब्ल्यू. टेलर का था। इस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो बताए गए थे, रिवाइज करा देता हूँ, इसका पिछला वीडियो मैंने बता दिया था। और इसके प्रिंसिपल साइंटिफिक जो मैनेजमेंट थे वो क्या था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी साइंस इसने माना था, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या माना था कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए भैया, ऐसा नहीं होना चाहिए, अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए कि क्या माना उन्होंने कि अंगूठा छाप तरीके से काम नहीं चलेगा, बहुत ही टाइट किस्म का व्यक्ति था ये। तो यहाँ पर इसमें ये बताया था, इसकी जो टेक्निक्स थी, टेक्निक्स को लेकर के बात किया, कौन सी टेक्निक्स थी, फंक्शनल और फॉर्मेनशिप हो गई, स्टैंडर्डाइजेशन हो गई, स्पेशलाइजेशन और वर्क हो गया। एक स्टैंडर्ड से वर्क करना है आपको, स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना है, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना है। इसमें मेथड ऑफ स्टडी को लेकर उन्होंने बात किया था, मोशन स्टडी को लेकर बात किया था, किस गति से काम कर रहा है, टाइम स्टडी को लेकर बात किया था कि टाइम स्टडी कितना टाइम स्पेंड करता है कर्मचारी, उसको लेके ही बात किया था। इस तरीके से इनकी जो वो थी वो उनको बताई गई थी। तो ये थे आपके प्रिंसिपल्स दोनों के, हेनरी फ्यूल के उसके। इसी तरीके से मैंने एक केस स्टडी को समझाया और मुझे लगा कि आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम्स के और भी केस स्टडी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और आ गया होगा समझ में। तो यस, ओके, यस, थैंक यू।